नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते हुए वर्तमान में संभव है कि खाड़ी क्षेत्रों में एक प्रकार से विवाद पैदा हो जाए। क्या घटना है, क्या होने वाला है, तमाम बातें आज के सेशन में आप सबसे साझा की जाएंगी। लेकिन इन बातों में सबसे बड़ी बात ये, सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, मैं हूं अंकित अवस्थी। तो सबसे बड़ी बात जो फिलहाल निकल करके आ रही है, जिसके चलते खाड़ी यानी कि गल्फ के अंदर अमेरिका का एक जहाज ईरान के द्वारा हुआ सीज, और उस जहाज में यानी पानी के जहाज में जो चलाने वाले लोग थे वो भारतीय थे। 24 भारतीय क्रू मेंबर्स उसको ड्राइव कर रहे थे, उन्हें भी यहां पर पकड़ लिया गया है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि क्या गल्फ के अंदर ईरान का यह एक्शन अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ रही तल्खियों में और देशों को भी शामिल कर लेगा, क्योंकि क्रू मेंबर यहां पर भारतीय हैं, नंबर एक। और नंबर दूसरा, ईरान का यह कदम जो उठाया गया है, यह क्या किसी प्रकार का भड़काऊ कदम माना जाएगा? क्या यह संभव है कि अमेरिका इसके रिटेलिएशन में कोई ऐसा काम कर दे जिसकी दुनिया ने अपेक्षा भी ना की हो? अमेरिका के चलते जहाज को रोक लेना, जो कि अमेरिका के पर्पज से काम कर रहा है, उसे रोक लेना से शामिल क्या कुछ खास है आज की जानकारी में? सेशन हैंग हो गया है। सेशन बीच में हैंग हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल के लिए चलिए इस घटना को विस्तार से आपके साथ साझा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल हुआ क्या है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, सारी बातें जानते हैं। फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ सुर्खियां हैं, आप इन सुर्खियों को एक बार ध्यान से देखें, जिसमें आप देख रहे हैं कि ईरानियन नेवी सीज्ड यूएस बाउंड ऑयल टैंकर नियर ओमान। ईरान सीज यूएस बाउंड ऑयल टैंकर इन गल्फ ऑफ ओमान। यह सुर्खी अपने आप में दुनिया के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि नाम अमेरिका का जुड़ा है, और अमेरिका और ईरान की जो दुश्मनी है वो जगजाहिर है, वो आज की नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच की जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी में सबसे बड़ा रोल न्यूक्लियर पावर का है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर तमाम प्रकार के सैंक्शंस इसलिए लाद दिए थे क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया जा रहा है। इस डर से कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लाद रखे हैं। और ईरान भी कहता है कि आप सैंक्शन लाद लो, मेरा कुछ नहीं होगा, आपके उद्देश्य मेरे तेल के प्रवाह को रोकना है, क्योंकि आपको अमेरिकी तेल बेचना है। लड़ाई असल में तेल की है, दुनिया को बरगलाने के लिए आप न्यूक्लियर बॉम्ब का सहारा ले रहे हो। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत से लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब फिलहाल के लिए नॉर्थ कोरिया जैसे देश के पास है, जिससे अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है, वो अमेरिका से डरता भी नहीं है। जब नॉर्थ कोरिया नहीं डरता तो हम काहे डरें, ठीक है ना? कुछ उस प्रकार की चीज है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सुर्खी में एक खबर निकलती है कि 24 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑफ यूएस बाउंड टैंकर सीज्ड बाय ईरान। ये खबर भी बैक टू बैक निकल करके आती है। 24 इंडियन क्रू मेंबर्स जो हैं वो इस जहाज पर सवार हैं। ईरानियन नेवी ने थर्सडे को यूनाइटेड स्टेट्स का ऑयल बाउंड टैंकर जो है वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर सीज किया था, जिसके अंदर की ये लोग बैठे हुए हैं। अब इस ऑयल टैंकर की बड़ी विशेषता है साहब। विशेषता क्या है? असल में इस ऑयल टैंकर का जो मालिक है, यानी जो इस टैंकर का जो ऑनर है, वो तो एक चाइनीज आदमी है, लेकिन इस टैंकर के अंदर चलाने वाला जो दल है वो इंडियन है। और इस कंपनी, ये तेल जो लेकर जा रहा है वो अमेरिका के लिए लेकर जा रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है यूएस बाउंड ऑयल टैंकर, है ना? क्योंकि इस कंपनी के अंदर सब लोग अलग अलग देशों के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में इंडिया की सर्विस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन का है, और तेल चूंकि अमेरिका को जा रहा है इसलिए इसे रोका गया है। जिसका सामान जा रहा है उसी का ही सारा मतलब टैंकर कंसीडर किया जाएगा। इस आधार पर इस टैंकर को रोका गया। बकायदा इसका वीडियो भी आया, आप उस वीडियो को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी फिल्म से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म के अंदर शूटिंग चल रही हो। आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच एक टैंकर चल रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को इस चीज को देखकर दिमाग में यह सवाल जरूर आ सकता है कि भाई साहब, ये जो टैंकर देख रहे हो इसमें तेल है कहां? क्योंकि ये तो टैंकर एकदम खाली दिख रहा है।
आप इधर देखें, असल में इसके नीचे तेल भरा हुआ होता है, ठीक है ना, ये पूरा की पूरा जो मोटाई आपको दिख रही है इसमें तेल भरा हुआ होता है। और इस प्रकार से यहां पर जो ईरान की तरफ से जो भी मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो जाती हैं बकायदा हेलीकॉप्टर से, और यहां जाकर देखो आपको ये लोग उतरते हुए दिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से गल्फ ऑफ ओमान में जाकर ये लोग डॉक करते हैं। बढ़िया सी मतलब फिल्मी स्टाइल में पिक्चर दिखाई पड़ती है। आप इसे देखें, यहां पर बकायदा एक हेलीपैड बना हुआ है, उस हेलीपैड पर जाकर के हेलीकॉप्टर रुकता है और इस जहाज को अपने पास सीज करके साथ में ले जाता है। क्या हुआ होगा इस घटना को हम कारण समेत समझाएंगे। कहां हुआ है ये घटना वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। देखो आपको मैप पर ये तो ईरान दिख रहा, ये अपना प्यारा भारत दिख रहा, ये जो है ये अरब सागर है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, अरब सागर के क्षेत्र में ये जो गल्फ खाड़ी जो है इसको अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो यहां पर ये जो खाड़ी आपको दिख रही है इसे पर्शियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। पर्शियन गल्फ के बाद में यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और उसके बाद में ये ओमान नामक देश जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इस किनारे पर यह घटना हुई है जो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर देखी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इस जहाज का नाम है एडवांटेज स्वीट। एडवांटेज स्वीट नाम का यह जहाज है अकॉर्डिंग टू एपी, एक न्यूज चैनल के हिसाब से। यह जो एडवांटेज नामक टैंकर है इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो टर्की के पास है। यानी इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए, यह माल किसका ले जा रहा है, अमेरिका का। जहाज है किसका, चीनियों का जहाज है। चला कौन रहा है, इंडियंस चला रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभाल रही है, टर्की की कंपनी संभाल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ले जाया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये यहां पर ऐसी कहानी हो रही है कि जिसको देखकर हंसी हंसी आएगी। ये तेल किसका लेकर जा रहा है, कुवैत का तेल लेकर जा रहा है। कुवैत का तेल लेकर जा रहा है, पकड़ा ओमान के सामने गया है, पकड़ा ईरान ने है। यानी इतना सारा सब कुछ झमेला है इसमें, ऐसा लग रहा है कि दुनिया वाकई में कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी है। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। अब कोई देश, इकलौता देश बचा नहीं है। इंटरेस्टिंगली सोचिए, तेल कुवैत का है भाई साहब, सुबह निकलता है ये मंडे के दिन, है ना, आज से 6 दिन पहले ये तेल लेकर के यहां से निकलता है। ये निकला कुवैत, ये रहा कुवैत से निकलता है, यहां से क्रॉस होता है पर्शियन गल्फ से, यहां से निकल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करता है, गल्फ ऑफ ओमान में आता है। यह रहा ओमान नामक देश, ठीक है। ओमान की गल्फ के अंदर खाड़ी है ओमान की, और इसके अंदर रोकने कौन आ जाते हैं, ईरान वाले लोग आ जाते हैं। देखो कुवैत, ओमान, ईरान, कितने देश इन्वॉल्व हो रहे हैं वो देखते जाइए। यहां से आकर के ये तेल के अंदर जो जहाज चल रहा है वो जहाज बना हुआ है चीनियों का, ठीक है साहब, चीनियों का जहाज हो गया। चीनियों के जहाज को चलाने वाले इंडियन हैं, चलो ये भी हो गया। इसके अंदर जो मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी है वो साहब टर्किश कंपनी है, वो टर्की वाली कंपनी है जो इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल रही है, ठीक है, टर्की कंपनी हो गई। ये माल कहां से जा रहा है और कहां जाएगा, तो यहां पर जाएगा साहब ये ह्यूस्टन नामक स्थान पर, अमेरिका के अंदर। ये जो मैक्सिको की गल्फ है इसके अंदर जाकर के पहुंचेगा। कितने दिनों में पहुंचने वाला था, तो साहब ये जो है 7 जून को पहुंचने वाला था। मतलब आप एक प्रकार से इस खबर को यूं समझें, ये खबर है अपने अप्रैल की, अप्रैल के लास्ट वीक की। पूरा अप्रैल का 10 दिन चला, फिर अप्रैल के बाद में मई पूरा चला, और उसके बाद में जून में जाकर के 7 जून को, यानी लगभग 57 दिन में जाकर के ये ह्यूस्टन पहुंचा है, ठीक है, पहुंचेगा एक तरह से। एडवांटेज स्वीट नाम का ये जहाज है। अच्छा, और तो और ये रास्ता कौन सा लिया है जरा आप देखिए, इन लोगों ने रास्ता ले रखा है ये वाला। कौन सा है ये रास्ता साहब, ये आपको साउथ अफ्रीका आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ये वही रास्ता है जिसके थ्रू कभी पुर्तगाली इंडिया की तलाश में इंडिया आए थे, कालीकट पहुंचे थे, वास्को डिगामा। यानी अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके पहुंचना। अब आप पूछेंगे बड़ा बेवकूफ प्राणी है, हो नहीं सकता था, ऐसे नहीं कर सकता था क्या, ये जहाज रास्ता ये वाला क्यों नहीं लिया। हमने कहा कौन सा, बोले यहां से लेकर जाता, गल्फ ऑफ आदेन से गुजरता, बाबे मंडल से गुजरकर लाल सागर, लाल सागर से स्वेज कैनाल, यहां से मेडिटेरेनियन सी, फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर के यूं चला जाता। हमने कहा बहुत सही सोच रहे हो। असल में क्या है, ये रास्ता दिखने में तो शॉर्टकट लग रहा है और ये बहुत लंबा रास्ता लग रहा है, लेकिन होता क्या है, स्वेज कैनाल में और जिब्राल्टर स्ट्रेट में यहां पर लंबा जाम लगता है, यहां पर और यहां पर जाम लंबा लगता है। मतलब कई लोग बताते हैं जो जहाज पे चलते हैं वो कहते हैं कि सर जब स्वेज कैनाल आती है ना तो 10-10 दिन तक वेटिंग में डाल देते हैं। वेटिंग कहां चल रही होती है, पूरे इस लाल सागर में खड़े होते हैं, जहाज लगा लगा के अपना नंबर, और स्वेज कैनाल से एक एक करके पास होते हैं। फिर ऐसे ही जब जिब्राल्टर स्ट्रेट आती है, जगह सिकड़ी हुई है, तो यहां पर भी बोले साहब कई बार जो है वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो टाइम के हिसाब से, अब आप पूछेंगे क्या टाइम इनके लिए मतलब ऐसा है क्या कि टाइम बचाना है तो इधर से निकल जाएंगे, तेल खर्च नहीं होगा क्या,
तेल तो लेके जा ही रहा है तो खर्च क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपको यहां तक समझ में आनी चाहिए, ये प्रक्रिया थी इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब इस बात के ऊपर जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो अमेरिका वालों को मिर्ची लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी साहब, मिर्ची लगनी ही थी। आप ऐसे समझिए साहब, पहले राजा महाराजा जो होते थे ना, वो यज्ञ कराया करते थे, अश्वमेघ यज्ञ, और अश्वमेघ यज्ञ में जिसके घोड़े को किसी ने रोक लिया, इसका मतलब राजा को ललकार दिया। आज के जमाने में जो घोड़ा है ना, वो असल में जहाज है। कैसे? क्योंकि भाई साहब जो जहाज है वो तेल लेकर चल रहा है, और तेल जो है ना वो इस दुनिया को चलाने वाली आज के जमाने का जो असली डॉलर है ना, वो तेल है। जिसके पास तेल है वो डेजर्ट में भी राज कर रहा है। आप देख ही लो, कुछ दिनों पहले डेजर्ट के अंदर फीफा वर्ल्ड कप करवा ही लिया, क्योंकि तेल था साहब। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि जितने भी देश हैं वो तेल डिपेंडेंट है, और तेल जो है रियल इकोनॉमी है, और इकोनॉमी अगर तेल है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का जहाज तेल ले जाता हुआ रोकना, भाई साहब ये गट्स की बात है। अमेरिका वालों की भाई साहब हालत खराब, हमारा जहाज कैसे रोक लिया। अमेरिका वालों की तरफ से स्टेटमेंट आता है, उनका कहना है शुरुआत में तो हमें लगा कि ईरान के रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं, वही जिनका सुलेमानी ट्रंप ने मार गिराया था, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने हमारे जहाज रोका है। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड ने नहीं, ईरान की नेवी ने हमारा जहाज रोका है। तो भाई साहब ये ट्वीट इनका 27 अप्रैल को आ गया कि ईरान की नेवी ने रोका है, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने नहीं रोका है। हां, लेकिन दिमाग में अब एक प्रश्न जरूर बनना शुरू होगा, सर रोका क्यों? क्या कोई बात हो गई क्या आजकल, मतलब इन दिनों में रिसेंटली कोई बातचीत हुई है क्या? वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति की होती हुई तौहीन देख लो। तौहीन क्या हो रही है? क्योंकि अब आपके कुल जमा बात दिमाग में चल रही होगी, रोका क्यों है ये बताओ। बताएंगे, पेशेंस रखो, ऐसे थोड़ी एक कहानी के पार्ट है। पहले आपको चर्चा दी जा रही है, जहाज रुक गया है, कहानी बता दी है, कहां रुका, कैसे रुका, सब बता दिया। अब आपको थोड़े आनंद दिलवाएंगे, उसके बाद कारण बताएंगे। एक कारण नहीं है, कई कारण है जिसकी वजह से जहाज रुका है। कहानी उसको भी समझाने में समय लगेगा ना। तो फिलहाल के लिए जो ओबामा जो है, ओबामा बोल रहा हूं, ओबामा 2.0 जो है, कौन है? बाइडेन। क्योंकि ओबामा 2.0 बोला जाता है बाइडेन को, क्योंकि ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे ये, अब ओबामा की तरह ही चलाना चाहते हैं। इनका ही मतलब सिंपैथाइजर था ईरान असल में, ये समझो आप। अच्छा, एनीवे, तो फिलहाल के लिए लोग यहां पर आनंद क्या ले रहे हैं? आनंद लिए जा रहे हैं कि हाँ भाई देख लो तुम्हारा शासन कैसा है। ईरान जैसा देश जो तुमसे सैंक्शन में चल रहा है, तुमने जिस पर सैंक्शन लाद रखे हैं, वो तुम्हारे चलते हुए जहाजों को रोक ले रहा है। मतलब कम से कम तुम्हारे अंदर इतना तो हो। तो आप इधर देखो, यहां पर लेकर के आनंद लेने लग रहे हैं कि देखो, याद करो ओबामा का जमाना, जब ओबामा हुआ करता था तब 2 यूएस नेवी के वेसल रोके गए थे। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और रोक करके उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था, यानी बेइज्जत जलील किया गया था उनके सर्विस मेंबर्स को, जो कि इंटरनेशनल न्यूज बना था। और आज बाइडेन है, यानी आज ओबामा 2.0 है, और ईरान ने फिर से एक हाईजैक कर लिया है एक ऑयल टैंकर को। ट्रंप था जिसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सुलेमानी को मार दिया था। इनके यहां भी तो चुनाव चल रहे हैं ना जी, इनके यहां भी तो अगले साल चुनाव है। चुनाव के अंदर भाई साहब सब पार्टी अपना अपना वो रखेंगी, आदमी उठाएंगी। अब इनकी भाई बेइज्जती तो होना तय है कि आपके काल में देख लो ईरान की इतनी हिम्मत कि वो जहाज रोक ले रहा है, और ट्रंप के जमाने में इतनी हिम्मत कि वो सुलेमानी को मार गिरा रहा है कि ले तेरे को मार दिया। दोनों में अंतर देखो। तो अमेरिका में इन मुद्दों पर चुनाव होते हैं, समझे? तो ये तस्वीरें हैं। असल में हुआ क्या था, जब लास्ट टाइम 2016 के अंदर जब वो हुआ करते थे ना ओबामा, उस समय भी एक बार ऐसे ही ईरान ने इनका जहाज रोक लिया था, और जहाज रोक करके इनके जो कर्मचारी थे उनको भाई साहब गजब बेइज्जत किया था। यानी कि इस प्रकार से बिठा करके तस्वीरें जारी की थी कि देखो तुम्हारे लोग जो हैं, यूएस के जो सेलर्स हैं, ये हमारे पास है। शायद इस तस्वीर से ही ईरान और अमेरिका के बीच में तलखी पड़ी थी। हालांकि ये इन बातों को निकालने में अमेरिका भी हिचकिचा रहा था। अमेरिका दुनिया से कह रहा था कि हमारा जहाज रोका है, लेकिन हमारे जो जहाज के कर्मचारी हैं वो सब सुरक्षित हैं। ईरान वालों ने कहा रुको जरा, तस्वीर भेजते हैं। तस्वीर भेज दी साहब उन्होंने सोशल मीडिया पर कि सुरक्षित नहीं है, बंधक बनाकर हमने रखे हुए हैं। तो अब उस तस्वीर को लेकर अमेरिका में गजब की ट्रोलिंग चल रही है बाइडेन की, कि हां बाइडेन देख लो आपके जहाज को रोक लिया गया है, समझो कुछ क्या हुआ है ना। तो गजब बात चल रही है। आपके मन में इतने देर से चिंता किसकी होगी कि सर बाकी तो सब हटाओ, हमारे इंडियन भाइयों का क्या हुआ? चिंता मत करो, अपन सब संभाल लेंगे। ये इनकी जो चल रही है ना चीजें, उनको दिखाने के लिए आपको बताया गया है कि ये कितना इंपैक्टफुल है। अमेरिका जो है वो अब डिमांड कर रहा है। क्या? अमेरिका के 12 सीनेटर्स ने लिखकर बाइडेन को दिया है
है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ईरान का तेल प्रतिबंधों के बावजूद दुनिया में बिक रहा है। आप लोगों ने प्रतिबंध लगाए ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, देखो काटसा लगाया था अमेरिका के ट्रंप ने, एक बार 3 देशों के ऊपर एक एक्ट लगाया था जिसे काटसा कहते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, काटसा। उस काटसा के तहत कहा गया था कि रूस से और नॉर्थ कोरिया से और ईरान से अगर कोई भी देश व्यापार करेगा तो उसका सैंक्शन अमेरिका कर देगा। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने याद दिलाया है कि देखो आपने काटसा लगाया था, कुछ नहीं हुआ, ईरान का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन होने के बावजूद भी ईरान तेल बेच रहा है, दुनिया तेल खरीद रही है। अमेरिका वालों, जब तुम्हारा जहाज उन्होंने रोक लिया तो सांसद कह रहे हैं बाइडेन से, बाइडेन बाबा अब जाओ और ईरान के जहां जहां ट्रक वो चल रहे हैं, शिप चल रहे हैं, उनको रोक दो। गजब माहौल चल रहा है। और इसी माहौल के अंदर यूएस की नेवी की तरफ से जो बयान आता है वो क्या है कि ईरान का जो एक्शन है वो ग्लोबल इकोनॉमी को डराने वाला है। यानी आप इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। आपको अगर यह लगता है कि कोई छोटी मोटी हरकत है जहाज रोकना, भाई साहब कतई नहीं है। आप सोच सकते हो किस लेवल के लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इस घटना में, क्योंकि ऐसे समय पर जब अमेरिका ने आप पर ना जाने कितने सैंक्शंस लाद दिए हो, ईरान कितने सैंक्शंस में लदा हुआ है, मतलब ईरान के प्रति ना एक प्रकार से रेस्पेक्ट आ रही है दिमाग में। कैसे भाई साहब, गजब का जज्बा है। पूरी करेंसी फ्लॉप मार गई, पूरा ट्रेड फ्लॉप मार गया, पूरा देश सैंक्शंस में लद गया, ईरानियन कहीं आ जा नहीं पा रहे, उसके बावजूद एटीट्यूड देखो भाइयों का, जाकर के जहाज रोक लिया कि ले भाई पकड़ लिए तेरा जहाज। ये जो एटीट्यूड है ना इनका, इससे अमेरिका चुल रहा कि हो क्या रहा है। खैर, अब आपके मन में कारण जानने की इच्छा हो रही होगी, सर घटना तो जान ली हमने, घटना समझ में भी आ गई, प्रतिक्रियाएं भी जान ली, अब कारण बता दो। कारण बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी एक और जरूरी चीज जान लो, दैट इज आवर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। साथियों, तारीख है आज 30 तारीख, आज रात 12 बजे तक हमारे जो पुराने बैचेस थे उनमें एडमिशन की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अब से हमने अपने अंदर एक परिवर्तन किया है, और परिवर्तन ये कि अब हम रोजाना आप लोगों को बैच में एडमिशंस नहीं देंगे, कुछ निश्चित स्लॉट्स पे ही हम अपने बैचेस को ओपन किया करेंगे। जिन बैचेस में आपका एडमिशन हो आप उनमें बढ़िया से एंट्री लें और उसके बाद क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएं। अब रोजाना बैच का प्रमोशन ना हो, इसलिए हमने एक बार, क्योंकि हमने सोचा कि अप्रैल के एंड तक जिन्हें एडमिशन लेना है ले लें, और उन्होंने जो वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग पढ़नी है वो पढ़ लें। नए बैचेस का अब शुभारंभ होने जा रहा है। अब जब बैच का अनाउंसमेंट होगा, जैसे मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं, हम एक नया बैच लेकर आएंगे जो कि एकदम नया बैच होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, एकदम अलग बैच होगा। उस बैच का नाम होने जा रहा है सारथी बैच, और यह सारथी बैच मई के किसी भी सप्ताह में जब आएगा उसी समय पर आप लोगों को अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा कौन सी तारीख से आएगा। उसी समय हमारे ऐप पर आपके एडमिशंस होंगे, क्योंकि अब हम इस चीज को थोड़ा सिस्टमेटाइज करने जा रहे हैं। शुरुआत में क्या था, बच्चों का प्यार था, अवेयरनेस की कमी थी, इस चक्कर में हो ये रहा था कि हमने सारे बैचेस ओपन किए हुए थे कि जब मन में आए आप आ जाओ। लेकिन अब हम इसको थोड़ा कंट्रोल करने जा रहे हैं, और कंट्रोल करके एक 7 दिन का या 3 दिन का टाइम इंटरवल देकर के ही आपके एडमिशंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर आई वाज प्लानिंग, तो आप प्लानिंग अपनी आज एग्जीक्यूट कर दीजिए, ताकि आप वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग के अंदर एडमिशन ले सकें हमारे अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और वो गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, एप्पल के प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है अपनी पाठशाला के नाम से। ठीक है, और हां, यदि आपको जानना है कि वहां पढ़ाते कैसे हैं हम, कैसे क्लासेस होती हैं, तो हमने उस एप्लीकेशन पर सभी के लिए एक फ्री डेमो क्लास डाल रखी है फ्रंट पे ही, आप जाकर उसे देख लीजिए ताकि अंदाजा लग जाए कि बोर्ड से ही क्लासेस होती हैं, और बिल्कुल जैसे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं आप ऐसे ही वहां पर प्रॉपर सुनते हैं। पूरा कोर्स मटेरियल आपको वहां दिया जाता है, पूरी पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध कराई जाती है, पूरा हिंदी इंग्लिश में अलग मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए, जवाब लेते हुए आपका सेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। अब जवाब जानते हैं ऐसा हुआ क्यों था। क्या हुआ था कि साहब अमेरिका का जहाज ईरान ने फिलहाल क्यों रोका। झगड़े तो इनके बहुत पुराने हैं, कारण आज का बताओ। देखो कहानी कुछ ऐसे है, ईरान के टेलीविजन में यह जानकारी दी गई कि हमने जानबूझकर यह जहाज नहीं रोका, असल में इस जहाज ने चलते हुए हमारी एक नाव को टक्कर मारी थी। जहाज ने हमारी एक नाव को टक्कर मारी थी, जिससे हमारे क्रू मेंबर्स पानी में गिर गए, और टक्कर मारने से 3 क्रू मेंबर हमारे गायब हैं।
यानी ये जहाज जब चल रहा था तो ये टक्कर मार के गया है। फिर हम लगातार 8 घंटे से इसको टेलीफोन पर सूचना दे रहे हैं कि रुक जा भाई, भाई रुक जा, रुक जा। ये रुक नहीं रहा है। और जब रुक नहीं रहा है तो भाई ऐसे थोड़ी है कि आप हमारे लॉ का तोड़ करके आप जाएंगे और हम आपको जाने देंगे ना, नहीं हो पाएगा। तो ईरान के स्टेट टेलीविजन ने क्या कहा है, टैंकर इग्नोर्ड रेडियो कॉल फ्रॉम 8 hours फॉलोइंग ए कॉलिजन विद एन इरानियन बोट which left several crewmen injured and 3 missing। ठीक है, बोले ऐसी स्थिति में साहब इन्होंने बिफोर यूजिंग फोर्स वी ट्राई टू कॉल द वेसल टू स्टॉप बट दे डिड नॉट कोऑपरेट, ऐसा इनके डिप्टी नेवल कमांडर के द्वारा कहा गया है। अच्छा बाय द वे मैं एक बात आपको बताऊं, इस तरह की जब बातें आती है ना, ये बात सच भी होती है। सच क्यों होती है? आप जहाज को छोड़ो, आप रोड पे ही देख लो, कई बार ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया, आप नहीं रुके, आपने हेलमेट देने के बाद उसने हाथ दिया, आप नहीं रुके, आप यूं बच बचा करके निकल लिए। पुलिस वाला वॉकी टॉकी पे आगे की तरफ आपकी सूचना दे देता है कि सर ऐसे ऐसे नंबर की एक बाइक है, इसको रोकना है। आप वहां भी नहीं रुके। अब संभव है पुलिस वालों को आपके बारे में यह शक हो जाए कि आप लुटेरे हैं, चोर हैं, कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण से आप नहीं रुक रहे हैं। आगे पता चला कि पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है आपके लिए, लो आ जाओ बेटा, अब कहां भागोगे, और आपको दबोच लिया जाता है। ऐसा आपने कभी फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, है ना। यानी एक सिंपल सा तरीका है, जब आपको कोई भी मतलब सिक्योरिटी पर्सन रोके, आप रुक जाइए। आपका भागना आप पर शक बढ़ा देता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे हम कभी किसी गाड़ी को चेज कर रहे होते हैं, हाथ दिया कि भाई रुक जा, वो नहीं रुका, तो फिर हमें डाउट होने लगता है कि रुक क्यों नहीं रहा। अब जब नहीं रुक रहा इसका मतलब ये संदिग्ध है, और संदिग्ध है तो हाँ भाई सब अलर्ट हो जाओ, गाड़ी रोकनी है। वो जो तरीका है ना, ये मतलब रियल में प्रैक्टिकल चीज है ये। अच्छा, अमेरिकियों में एक गजब का एटीट्यूड होता है साहब। क्या एटीट्यूड होता है? अरे चलन दे भाई अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। वो जो अमेरिकी एटीट्यूड है ना कि अरे ईरान वाले रोकेंगे हमको, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, रोड पर खड़े वाले दिख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरटीओ वाले खड़े होते हैं या पुलिस कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, जांच वाले, ट्रक वाले कहते हैं बाय बाय, और बाय बाय करके निकल गए। यार तू क्या बिगाड़ेगा मेरा, आजा दौड़ा ले। तो वो जो एटीट्यूड है ना, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, वो एटीट्यूड कुछ देशों की जहाजों में होता है। उनमें से एक अमेरिका है। अमेरिकन्स आर नॉन फॉर देयर एरोगेंस, यानी उनमें पता नहीं उनका जो नॉलेज है या उनका जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है ना, उनके दिमाग पर चढ़ गया है। दिमाग पर ऐसा कि वो इज्जत देते ही नहीं है। आप कॉल कर रहे हैं, हाँ हाँ चल चल छोड़ छोड़, वो वाला एटीट्यूड, तू क्या बिगाड़ लेगा। अब भाई ईगो तो सबका होता है, बिगाड़ने को तो एक 2 स्टार बिगाड़ना चाहे तो जाने भाई सब कितने लोगों की संपत्तियों को 2 मिनट में तबाह कर दे। कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ जो हुआ ना, वो अमेरिका के साथ होना लाजमी था। वो असल में इनके एटीट्यूड ने जो है ना इनको दिक्कत कराई है कि भाई टक्कर मार के भागे मत, रुक जा, नहीं रुक रहा तो अब तू लपेटे में आएगा। वो हुआ है पहला तो इमीडिएट कारण है ये। अब आप पूछेंगे इसका मतलब पुराने अनुभव भी रहे होंगे। जी बिटर एक्सपीरियंस है ईरान वालों के। बिटर एक्सपीरियंस, बुरे अनुभव क्या है मैं बताता हूं। असल में कुछ दिनों पहले अमेरिका जो है वो ऐसा कारनामा कर चुका है। एक जहाज ईरानियंस का इंडियन ओशन में मेडागास्कर के नजदीक से जा रहा था। अमेरिका वालों ने उसको रास्ते में ही झांप लिया। कैसे? इधर देखो, मतलब यहां पर लड़ाई इस तरह की चल रही है, आप अंदाजा लगाइए। एक ईरान का जहाज जा रहा था बकायदा, और ईरान का जहाज जा रहा था जिसका नाम सुएज राजन था, उसको भाई साहब इन्होंने मेडागास्कर के पास ही रोक लिया। किन्होंने? अमेरिका वालों ने। क्यों? बोल तेरा तो तेल प्रतिबंधित है। तो भाई एक बात बता, ठेका तुमने लिया है कि दुनिया में तेल भी तुम्हारे ही कहने से बेचेंगे? देश इंडिपेंडेंट है, बेचेंगे। ईरान ने कहा कि भाई तुमने कह रखा है कि हम लोग जो है अपन से कोई व्यापार करेगा उस पे सैंक्शन लगाएंगे, तुम हमारा तेल रोकने वाले होते कौन हो? तो असल में क्या है ना जी कि आज से कुछ दिन पहले 29 अप्रैल की आप ये खबर देख रहे हैं कि अमेरिका ने भी ऐसे ही एक हरकत की थी पहले, और उस पहले की हरकत में अमेरिका ने ईरान का एक जहाज रोका था। तो ईरान का जहाज रोका तो ईरान वालों ने कहा कि रुको भाई, तसल्ली रखो, अब ये तुमको दिखाते हैं कि हम भी रोकना जानते हैं। यहां पर ये बिल्कुल वैसे चल रहा है, तू मेरी जगह से गाड़ी निकाल के दिखा दी, अब तू निकाल, वो लेवल रोक ली, वो वाली चीज यहां पर चल रही है। ये सिलसिला शुरू कब से हुआ, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है ना जी, यहां पर आपने मेडागास्कर देख लिया, ये अफ्रीका देख लिया, इस तरफ दूसरी तरफ एक देश है वेनेजुएला।
दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का ज्ञात भंडार वेनेजुएला के पास है। ठीक है, अच्छी बात है। वेनेजुएला की कहानी यह है, तेल का ज्ञात भंडार वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो तेल इंपोर्ट करता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास निकालने के लिए पैसा नहीं है। पता है कि तेल अपने पास बहुत सारा है, निकाले कैसे? जैसे ऐसा नहीं होता, अपने कई अंकल होते हैं ऐसे जिनके पास प्राइम लोकेशन पर कम से कम 20-50 बीघा जमीन होती है, मतलब जिस पर एकदम बढ़िया सा रिसोर्ट बनाया जाए तो यूं समझो कि आप वो सबसे बेहतरीन रिसोर्ट बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे होता है। लेकिन अंकल जी अपनी चारपाई डालकर लेटे रहते हैं कि मैं तो 100 करोड़ की जमीन पे सोता हूं। अंकल जी इसका कुछ कर लो। बोल नहीं भाई, नींद चौखी आवे। तो वो वाली जो बात है ना, उस स्थिति में वेनेजुएला के हाल हैं। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर रिसोर्ट बनाने में 50 करोड़ खर्चा कौन करे? तो अंकल जी के पास है नहीं। वेनेजुएला वही वाला अंकल जी है। उनकी मराकाइबो लेक में तेल तो बहुत है, बहुत जी, अपने पास कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा तेल वाले अपन। बोले अंकल जी निकाल लो। पीसे नहीं है भाई। तो बोले फिर? बोले कोई नहीं, अपना मंगा खा लेंगे। बोले रिसोर्ट में अंकल जी किसी और के में रुकने चलेंगे यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वो चीज है इनके साथ। तो ऐसी स्थिति में जो यहां से ईरान जो है वो वेनेजुएला को तेल भेजता है। क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई। कैसे? वेनेजुएला जो है ना, उस पर भी अमेरिका के सैंक्शन है, ईरान पर भी सैंक्शन है। ये दोनों आपस में बात करते हैं, तेरा क्या बिगाड़ लेगा अमेरिका? मेरा ही नहीं बिगाड़ा भाई, अपन दोनों तो पहले ही फेल है। जैसे कई बार ऐसे नहीं होता, क्लास में से आपको बाहर निकाल दिया, एक बार खड़ा हो जाओ, बाहर जाकर के खड़ा हो गया, एक और भाई आपका बाहर आ गया क्लास में से, टीचर ने बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों भाई लेके कटपिल खेलने लग रहे हैं, ला कैंची कंची तेरी हम मारेंगे, तू मेरी मार, बास खेलेंगे बाहर में, जान दे। बचपन में आपने भी खेले ऐसे बहुत किए होंगे क्या, कि टीचर ने क्लास से आपको बाहर निकाला, आप अपने दोस्त से कह के आते हैं, देख सुन मैं तो बाहर चल दिया, तू भी थोड़ी देर में कोई बदमाशी कर बाहर आ जा। फिर वो भी बाहर आ गया और दोनों में पार्टी चल रही है। और ये बचपन में अपन क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि जब स्कूल से बंक मारना होता है तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया काम कर देते हैं। टीचर को ट्रोल कर दिया कि स्कूल से रेस्ट्रिकेट करो इनको अभी, कि अभी बाहर निकालो, आज फुल डे आउट। थैंक यू मैडम, पिक्चर देखने जाना था इसलिए किया ये सब काम। एग्जैक्टली इनके साथ ऐसा हो रहा है। वेनेजुएला और ईरान ये दोनों कटे बैठे हैं। बोले भाई तेरे को तेल चाहिए, ले ले, क्या लोड है, अपन भेजेंगे। भाई साहब इधर वेनेजुएला और इधर ईरान, पता चल रहा इनमें यार आना चल रहा है। अमेरिका वाले फ्रस्ट्रेट, 2020 में अंतरराष्ट्रीय वाटर में सबसे पहली लड़ाई शुरू ही इन्होंने ऐसे की थी। ईरान वेनेजुएला को तेल भेज रहा था। आप ये खबर देखिए 14 अगस्त 2020 की। यूएस सीज मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ ईरानियन फ्यूल बाउंड फॉर वेनेजुएला। वेनेजुएला तेल जा रहा था, ईरान वाले का तेल था, वेनेजुएला जा रहा था, अमेरिका वाले हाथ दे दिए, रुक जा भाई। बोले क्यों? सैंक्शन है। अरे तो हम दोनों को तो खेलने दो। मतलब कल को पीटीआई जी आए स्कूल के और वो आप दोनों को खेलता हुआ कहेंगे अब धूप में मुर्गा बन जा। सर मैं पनिशमेंट लेके बाहर बैठा हूं। बोल ना, अब मैंने देख लिया तुम मेरे क्षेत्राधिकार में, मुर्गा बन जा। तो गजब बात है यार, ऐसा थोड़ी होगा। फिर भी मुर्गा बनना पड़ गया कि साहब उनसे कौन लड़े। सिमिलरली यहां हुआ, बेचारे का जहाज जा रहा था, अमेरिका वालों ने रोक दिया। 2020 में लड़ाई यहां से शुरू हुई थी और अमेरिका वालों ने जश्न मनाया बकायदा इस बात का कि सुनो हमने भाई साहब मिलियंस ऑफ बैरल तेल जो है ना वो कब्जे में ले लिया है, बधाई हो। उनको क्या पता था ये स्टूडेंट भी ऐसे हैं, टीचर से कह के निकले तू बाहर आ। कई बार ऐसा नहीं होता, कई शैतान क्लास के बच्चे होते हैं, टीचर से जब खुन्नस खा जाती है, टीचर ने बहुत बेइज्जती कर दिया होता है, पाँव में आकर बोल देते हैं तू बाहर आ। बस अब तू बाहर आ में ये नहीं पता कुटेगा कौन। भाई डायलॉग मार के आ गया। ईरान भी वैसे ही है, डायलॉग मार दिया तू बाहर आ, तेरा जहाज रोकूंगा। जहाज रोक लिया। अपन ले कहानी बन गई, अपन कहानी डिस्कस कर रहे हैं, होगा क्या वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम पूछें अपनों का बता दो सर चल क्या रहा है, कंपनी क्या कह रही है चल क्या रहा है। कंपनी वाले कह रहे हैं साहब हम चर्चा तो पता तो है चल क्या रहा है, लेकिन देशों को निमट लेने दो एक बार, या आपस में निमट लें तब हम बता देंगे हम क्या चाहते हैं। कंपनी का कहना यह है। फिर हम पूछेंगे सर एक बात बताओ, अपने इंडियन भाई जो अटक गए उनका क्या होंगे। देखो ये हरकतें पुरानी है, पुरानी है से मतलब होता आया है, ऐसे जहाजों का रोकना, लोगों का कब्जे में चले जाना, ये होता आया। ऐसी स्थिति में पहले भी ऐसा हुआ था, तब भारत वालों ने अपने लोगों को ईरान से छुड़वाया था। इधर देख लो, एमईए वर्किंग टू अर्ली रिलीज, ये खबर आप देख रहे हैं 3 अगस्त 2019 की। जब कभी एक बार जहाज ऐसे पकड़ा गया था तब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ईरान से छुड़वाया था। आप इधर देख सकते हैं, ऐसे एक ब्रिटिश शिप था जो ईरान वालों ने जब्त कर लिया था, उससे भी लोगों को छुड़वाया था। बकायदा लोग छूटते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2020 में भी अपन ने छुड़वाया था। अपन के काम चलते रहते हैं, अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं होगा। हम सूडान से ले आए यार, हमारी एयरफोर्स जाके सीधा पिक करके लोगों को लेके आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। भारत वाले जहां भी हैं सुरक्षित हैं, लोड मत लीजिए, सब बढ़िया चल रहा है। अपन सब लोग यहां पर बैठ करके बढ़िया मतलब
बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में ये काम तो हो लिया। अब हमारे दिमाग में चीजें और क्या बनती हैं, ईरान अब सुनेगा कि नहीं सर, हमारे भाई काफी हैं सर, 24 हैं, अब हम क्या करें। चिंता ना करो, ईरान के जो रक्षा मंत्री है ना, वो कुछ दिन पहले ही 25 तारीख को इंडिया आकर गए हैं। ये तस्वीरें देख लो, बढ़िया से तस्वीरें आई हैं। एससीओ की फोटो थी, उसमें अपने रक्षा मंत्री जी ने बाकायदा हाथ मिलाया इनसे, चीन वालों को नमस्कार किया कि जय हिंद साहब, दूर रहिए आप। इस तरह से यहां पर पूरी तरह से भारत का इनके साथ बढ़िया एग्रीमेंट है और कोई लोड की बात नहीं है। ईरान अपना दोस्त है, चाबहार अपने पास है, वो सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, ठीक है। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाकी जो भी आपकी टिप्पणी है वो कमेंट बॉक्स में रखते रहिए, कमेंट बॉक्स खुला है आपके ज्ञान के लिए। बाकी तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए पहली बार पधारे हैं आप, तो चैनल के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन है, जिसको दबाने का कोई शुल्क नहीं लगता। आनंद की प्राप्ति हमें होती है, क्योंकि अगली बार जब हम आते हैं आपके पास, हमसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाती है। साथ में अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर रखा है, आपको जानकर अच्छा लगा है, तो कृपया करके थम्स अप वाला एक लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। इतना आप पहले से ही हमारे ऊपर कृतार्थ हैं तो शेयर भी कर दीजिए, उससे हमको ना ऐसा लगता है कि आप हमको एंडोर्स कर रहे हैं। बाकी राय लिखने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमेंट जरूर लिखें हमें, ठीक है। चलिए, बाकी अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। जिन भी भाई बहनों को हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फाउंडेशन लेवल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए, तो आप रात 12 बजे तक हमारे पुराने बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अब नया बैच सारथी बैच आएगा, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएंगी, आप उसमें एडमिशन तब ले पाएंगे, ठीक है। फ्री में डेमो आपके लिए उपलब्ध है, ऐप पर जाएं, बढ़िया से देखें, कोर्स समझ में आए तो परचेज करें। बढ़िया सारे फीचर्स हैं जी, पीडीएफ सब दिया हुआ है, फ्री में भी काफी सारा ज्ञान है, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक डाल रखी है, फ्री में टेस्ट डाल रखे हैं, है ना, इन्फोग्राफिक्स फ्री में डाल रखे हैं आपके लिए, आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।